जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है किसी राज्य के लिए, किसी बड़े देश के लिए, क्योंकि जब जनसंख्या नियंत्रित होगी तो हम सबको संसाधन पहुंचा पाएंगे। तो इसलिए ये कानून सबके लिए आ रहा है, कोई ऐसा नहीं है। ओवैसी को मंजूर होगा? सॉरी, ओवैसी को मंजूर होगा? नहीं, वैसी के मंजूर होने ना होने से क्या होगा? जनता के हितों के लिए लाया जा रहा है, देश हित में, प्रदेश हित में लाया जा रहा है कि हम प्रदेश का चौमुखी विकास में और तेजी से आगे बढ़े, इसलिए लाया जा रहा है। इनको उसमें अपनी कहीं ना कहीं राजनीति दिख रही है, क्योंकि ये बांटने वाले लोग हैं। इन्होंने तो धर्म के आधार पर देश बंटवा दिया इनके बुजुर्गों ने। अब ये फिर आज यहाँ पर कोई नई अपनी लेकर डपली और अपना राग घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं। आपके सामने सब्जेक्ट, मुद्दा सामने है, हाजिर है। और मैं देख रहा हूँ हेडलाइंस की तरफ भी मेरी निगाह है, तो उसमें भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ इशारा भी है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम हाजिर हैं, बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। मेहमान हमारे साथ जो आज मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देता हूँ, परिचय करा देता हूँ। मोहसिन खान साहब, मोहसिन रजा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश से। आज हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा है। ओपनिंग बैट्समैन रहे हैं और क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलते हैं, और उन्होंने निश्चित तौर से ये बॉल जो है क्रिकेट के लिहाज से ही बैट जो घुमाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सिंह साहब कैसे हैं? अच्छे हैं ना? चेहरा क्यों उतरा है आपका? हाँ, मुस्कुराते हुए दिखाई दीजिए। शुएब जमाई साहब, अध्यक्ष इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन से हमारे साथ मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश रंजन साहब, महासचिव TXAB, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मेरठ से हमारे साथ शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। और इनके बुजुर्गों ने तो धर्म के आधार पर देश को ही बांट दिया, यह मोहसिन साहब का कहना है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आईपी सिंह साहब मौजूद है। 30 सेकंड आपका ओपनिंग रिमार्क, सबके 30 सेकंड आपको भी दिए। सबसे पहले सिंह साहब आपका ओपनिंग रिमार्क। आईपी सिंह साहब, समाजवादी पार्टी। सबसे अहम सवाल कि क्या मोहसिन रजा जो उत्तर प्रदेश में एक राज्य मंत्री हैं, क्या इनके बयानों से बीजेपी कोई संबंध रखती है? क्या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी इसे सरोकार रखते हैं? अरे क्या बात कह रहे हैं आप? देश में ये तो बिल लाने जा रहे हैं। बढ़ती हुई, अरे भाई आप मेरी बात, मैं बिल ले आवे, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, 6 महीने चुनाव रह गए हैं, और ये पूरा देश जानता, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि देश में बढ़ती आबादी एक बड़ी समस्या है। भारत के पास सीमित संसाधन है। चीन जैसे देशों ने भी इस पर नियंत्रण पाया है, लेकिन भारत में अगर डंडे के बल पर आप इस तरह की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप फिर से देश के सामने एक समस्या खड़ा करना चाहते हैं। इससे पहले की परिस्थितियां मैं आप बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का लोकतंत्र तार-तार हुआ है। पिछले 2 महीने में उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। लखीमपुर में जिस तरह से एक महिला जो वोट डालने नामांकन पत्र खरीदने जा रही थी, उनका चीर हरण किया गया। रात दिन 24 घंटे गुंडाई होती रही और उत्तर प्रदेश में पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे रही। श्री माता प्रसाद पांडे जी ब्राह्मण कुल से आते हैं, बुजुर्ग हैं। क्या बात है। वो उनकी पत्नी का नामांकन पत्र लेना था, जी, उनके साथ जी। योगी की पुलिस ने और थैंक यू सो मच सर। 30 सेकंड आपके पूरे हुए। सिंह साहब थैंक यू सो मच। और जब चुनाव नजदीक होता है तो माता प्रसाद पांडे जी का नाम माता प्रसाद पांडे जी नहीं रह जाता, पहले उससे पहले पंडित भी जोड़ दिया जाता है, ब्राह्मण कुल जोड़ दिया जाता है। थैंक यू सो मच सिंह साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सिंह साहब, थैंक यू सो मच। चुनाव भी बड़ी गजब की चीज होती है, किसको कहां पे कैसे एलाबरेट करना है, चुनाव से सीखना चाहिए। मोहसिन साहब आपके 30 सेकंड ओपनिंग रिमार्क। शुक्रिया। प्रतीक जी, देखिए उत्तर प्रदेश में जंगल राज, गुंडा राज, हत्या, बलात्कार, लूट, छिनैती, ये समाजवादी पार्टी की प्रवृत्ति थी, और अभी थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है, उसको भी हम लोग आगे खत्म करेंगे 22 में जो हमारी सरकार बनेगी। लेकिन जिन जिन बातों का जिक्र समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने किया, मैं चाहूंगा जल्दी जल्दी उनका विस्तार से जवाब दे दूं कि ये कोई भी घटना, उसको लेकर आदरणीय योगी जी हमेशा उनका साफ कहना है, कानून का राज रहना चाहिए, किसी को भी ये छूट नहीं दी जाएगी कि वो कानून हाथ में ले। जो घटना की उन्होंने बात करी, हम महिला सम्मान में भारतीय जनता पार्टी हमेशा मैदान में रही है
और आज भी हमने कार्रवाई करके ये बताया है, हमने उन लोगों को भी जेल भेजा है जिन्होंने उन महिला के साथ में अभद्रता की थी, और जो पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे जिनकी देखरेख में ऐसा हुआ था उनको भी दंडित करने का काम किया है सरकार ने, उनको सस्पेंड किया है। तो कार्रवाई तुरंत हुई है, लेकिन इनके नेताओं ने किस तरह से, इनके तो बड़े बड़े नेता बलात्कार को छोटी घटना बोल दिया करते थे, इनके बड़े बड़े नेता आज भी खड़े होकर एक मंत्री की मां को क्या क्या कह रहे हैं बलिया में, आप सब ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, उसकी बेटी को क्या कह रहे हैं, हमारे ही मंत्री के बेटी और मां को किस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के गुंडे वहां पर जाकर कर रहे हैं, घर के ऊपर खड़े होकर, उसके विजुअल सबने देखे। तो ये कौन सा आईना दिखाने की समाजवादी पार्टी बात करेगी? समाजवादी पार्टी खो चुकी है यहाँ से जनाधार, उत्तर प्रदेश में अब इनका हो गया है बंटाधार, ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ सीख सकते बैठ के, ये आकर बैठे अपना फ्रस्ट्रेशन मिटाएं, और कुछ नहीं। योगी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विश्वास है प्रदेश की जनता को, और पूरी तरीके से उसका परिणाम आ रहा है। ये विधान परिषद में पूरी प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं रोक रहा हूं, मैंने दिया। सिंह साहब डिबेट ओपन होने दीजिए। सिंह साहब डिबेट ओपन होने दीजिए। मैं सिंह साहब डिबेट ओपन होने दीजिए। राइट सर आईपी सिंह साहब, आप हमारे वरिष्ठ भी हैं यूनिवर्सिटी में, तो आप थोड़ा सा, आपसे तो मैं कह भी सकता हूं, थोड़ा सा डिबेट ओपन होने दीजिए। मैं चांस दूंगा आपको। लेकिन मोहसिन रजा साहब एक चीज बताइए कि आपने जिसके लिए मुद्दा, जिसके लिए पूरा ये यज्ञ आहुतियां डालनी थी, जनसंख्या पे तो बोला ही नहीं आपने, जो आप इतना बड़ा इशू बता रहे थे। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये देश की और उत्तर प्रदेश की खास करके 14-24 करोड़ जनता, यहाँ पर इस बात की बहुत सख्त जरूरत है कि एक नियम भी बने और एक कानून भी बने, उसको हम लेकर आएंगे। क्योंकि जनहित में हमने जो निर्णय लिए हैं देश की सरकार में आदरणीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने, तो हम जनसंख्या कानून के लिए एक नीति भी बनाएंगे और नीति के साथ साथ हम कानून भी लाएंगे, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। क्योंकि हम चाहते हैं प्रदेश आगे बढ़े, प्रदेश के लोग संपन्न हो, हमारी आने वाली जनरेशन इस बात को याद करेगी कि हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो निर्णय लिए, जो कानून बनाए, वो जनहित के हैं, देश हित के हैं, प्रदेश हित के हैं। क्योंकि प्रदेश की मुख्य धारा से, देश की मुख्य धारा से हम जोड़ पाएंगे, उन बच्चों को पढ़ा लिखाकर डॉक्टर इंजीनियर बना पाएंगे, संपन्न कर पाएंगे, उनको योजनाओं को लाभ पहुंचा पाएंगे। ये हमारी प्राथमिकता है। राइट सर। मैं रुक करता हूं शुएब जमाई साहब के बाद। 30 सेकेंड आपके। हिंदी तो शुद्ध बोलिए। क्या हुआ सिंह साहब? अंग्रेजी में नहीं उम्मीद करते, कम से कम हिंदी। प्रदेश मत बोलिए, प्रदेश होता है। अच्छा जी। मोहसिन साहब की तरफ इशारा कर रहे थे। मोहसिन साहब आपकी तरफ इशारा कर रहे थे वो। जी ठीक है साहब, ठीक है। शुएब जमाई साहब 30 सेकेंड आपके। क्या गलत कहा? ये मोहसिन साहब 6वीं पास है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि प्रदेश बोले, परदेश नहीं होता। परदेश तो विदेश को बोलते हैं लोग। एक गाना है ना, मेरे पिया गए परदेश, तो वो परदेश को बोलते हैं, वो परदेश है। उत्तर प्रदेश बोलिए, प्रदेश। हिंदी सिखा रहा हूं। अखिलेश जी को सिखाइए, बयानों से बीजेपी कोई तारतम्य अब आप अखिलेश जी को सिखाइए, आप संस्कार भूल चुके हैं। कर देगी। आप अखिलेश जी को सिखाइए, आपसे समाजवादी पार्टी सीख ले कुछ, वो ज्यादा अच्छा है। आप हमें मत सिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी शुएब जमाई 30 सेकेंड आपके। शुएब जमाई 30 सेकेंड आपके। जी देखिए, इस जनसंख्या नियंत्रण कानून की वो जो बात चल रही है, इस पूरे चीज को मैं आडंबर और एक नैरेटिव सेट करने की बात इस बुनियाद पर कहता हूं कि जैसे अभी माननीय मंत्री जी मोहसिन रजा साहब ने कहा कि देश में मोदी जी की सरकार है, वो भी नीति बनाएगी। तो मोदी जी की क्या नीति है, ये सरकार का क्या कहना है, ये इससे साफ हो जाएगा आपका। अश्विनी कुमार उपाध्याय जी भाजपा के ही नेता हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला था और सरकार से पूछा था कि कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया जा सकता जिसमें 2 से ज्यादा बच्चे जिनके होंगे उनके गवर्नमेंट जॉब, सब्सिडीज और बहुत सारे उसके वोटिंग राइट्स या फ्री शेल्टर, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजों में यहां से कमी कर दी जाए। तो सरकार ने जवाब दिया, भारत की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने ये कोर्ट में कहा एफिडेविट दे करके कि द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया इज वॉलेंटरी
in nature which enables couples to decide the size of their family and adopt the family planning methods best suited to them according to their choice without any compulsion। ये कौन कह रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर। अब सवाल ये होता है कि मोदी सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट कह करके लिखित में ये कहती है कि ये उनकी चॉइस होगी कि छोटा फैमिली रखेंगे, ये कंपल्सन नहीं होगा। तो भाई साहब, आप जिस कानून की बात कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो पहले आप केंद्र की और यूपी सरकार की नीति तो समांतर कर लें, भाजपा की नीति तो समांतर कर रहे, उसके बाद पब्लिक को बेवकूफ बनाने का और ये ढोंग रचने का काम कीजिएगा। पहले इसका जवाब दे दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने ये कहा नहीं कहा। राइट, मोहसिन साहब आप जवाब दीजिएगा। शिवम त्यागी प्लीज रिस्पॉन्ड। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश में ये वाला नारा नहीं चल सकता कि हम दो हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट और पत्थर। माफ कीजिए, और देश में क्या दुनिया में भी नहीं चल सकता। आपको समझने की जरूरत है, आपके बराबर में चाइना है, अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन किलोमीटर की एक उनका एरिया है। हिंदुस्तान मात्र करीब 3 मिलियन, मैं बात करूं 3 मिलियन से थोड़ी सी ज्यादा उनका एरिया है हमारा। तो जाहिर है इस समय हमारे पास संसाधनों की कमी है, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, 1000 तरह की परेशानियां हैं। अभी आपने देखा क्या हाल था, और इसी हास्यास्पद सिचुएशन में आपने देखा होगा कोरोना में किस तरह से मेरे देश के लोग न्यूजीलैंड का एग्जांपल दे रहे थे कि न्यूजीलैंड ने करीब 50% जो है अपनी पॉपुलेशन, 70% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लिया। प्रतीक जी, आपके स्टूडियो से 3 किलोमीटर जो है खोड़ा कॉलोनी लगती है। यकीन मानिए जितने न्यूजीलैंड में लोग हैं उससे 2 गुना लोग तो खोड़ा कॉलोनी में रहते हैं, और ये लोग बात करते हैं कि नहीं आना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है कि अब ये जो आप कह रहे हैं कि ये आडंबर लगता है, आपको 370 भी आडंबर लगता था, आपको इस देश में राम मंदिर भी आडंबर लगता था, आपको उत्तर प्रदेश में लव जिहाद भी आडंबर लगता था। बहरहाल ये भी आपको आडंबर ही लगता रहे, और एक दिन चौयब जमाई सुबह उठे और पता चला कि यहाँ पर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ कंडक्ट की भी बात हो रही है और पॉपुलेशन कंट्रोल भी आ गया। आप सुन लीजिए। इसके बाद आते हैं सबसे बड़ी बात, आईपी सिंह जी ने कहा प्रदेश। आईपी सिंह जी, मेरे देश में लंदन रिटर्न तो विश्वेश्वरैया बोल नहीं पाते, आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता को आकर बता रहे हैं। मेरे देश में ऑस्ट्रेलिया रिटर्न जो आपके अध्यक्ष हैं वो आकर कहते हैं कि जीपीएस की लोकेशन से पता निकाल लीजिए। 12वीं पास में क्या किया है भाई? इनके सूट बूट टाइम पर मत जाइए, इनके सूट बूट टाइम पर मत जाइए। इनके नेता दस्तखत, अरे भाई आपके अध्यक्ष जी ने अपने पिताजी की पूरी पार्टी 3 दर्जन नेताओं का नाम बता जी को सकता बाहर हूं। कर दिया। वन बाय वन सिंह साहब वन बाय वन। ऑडियो रोकिए। सिंह साहब, शिवम अपना 10 सेकंड आपको कंप्लीट करिए। 10 सेकंड आपको कंप्लीट। सिंह साहब प्लीज, 10 सेकंड आपके। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर इस देश को काम करने की जरूरत है। जब हिंदू समाज ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा कि हिंदू के लिए कुछ और नीति, मुसलमान के लिए कुछ और, सिख के लिए कुछ और, ईसाई के लिए कुछ और, सबके लिए बराबर होना चाहिए। हमने भी अपनी बहुत सारी कुर्सियों पर गिव अप किया है, बेहतर होगा सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। राइट साहब, मैं आता हूं, आपका ओपनिंग रिमार्क लेता हूं। परमेश जी, मैं आपका रिमार्क लेता हूं। मुझे सिंह साहब एक आपत्ति है, मैं डिबेट ओपन करूं उससे पहले एक आपत्ति है, और मैं अपनी आपत्ति जता सकता हूं, मानना ना मानना इस पैनल पे लोगों के ऊपर है, लेकिन मैं एक आपत्ति जरूर जताता हूं। इस देश ने हमेशा इज्जत करी है उसके इल्म की, उसकी काबिलियत की। हो सकता है कोई 12वां हो, कोई हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन हो, और कोई हो सकता है इसके पास ऑक्सफोर्ड की डिग्री हो, लेकिन काबिलियत किसके पास क्या है इसकी जरूरत से ज्यादा हमेशा इसकी इज्जत की जानी चाहिए। तो बार बार ये सेंटेंस दोहराना ये नहीं। सिंह साहब लेट मी कंप्लीट सिंह साहब लेट मी कंप्लीट। मंत्री अनपढ़ और गवार बैठे हुए हैं, वो हिंदी तक शुद्ध नहीं बोल पाते, अंग्रेजी नहीं जानते, उर्दू तक नहीं जानते, और वो जब बयान कोई देते हैं उस बयान से संदेश गलत जाता है। वो कतई अपनी पार्टी का परवाह नहीं करते। प्रतीक जी, मोहसिन रजा से पूछिए कि क्या इन्होंने अपने प्रदेश से अध्यक्ष से अनुमति ली। इनसे पूछिए कि आप ये कैबिनेट पे तो है नहीं, पूछे इनसे मुख्यमंत्री की कब की भेंट है।
पूछे इनसे, क्या मुख्यमंत्री से इन्होंने अनुमति दिया? अब आप इस सुनेंगे तरह ना, के बयान देने अब आप का? सुनेंगे ना, ये गुमराह अब आप करने वाले सुनेंगे लोग ना, हैं। अब आप सुनेंगे ना सर, ये जहर बोलने वाले लोग हैं। इन्हें कुर्सी मिल गई है, इन्हें समाज की परवाह नहीं। प्लीज ऑडियो डाउन, प्लीज ऑडियो डाउन। सर सुनिए, प्लीज सुनिए, आप मेरे वरिष्ठ हैं, आप सुनिए, प्लीज सुनिए, मैं आपको पर्सनल लेवल पे कह रहा हूं। मोहसिन साहब क्या हैं ये प्रदेश ही नहीं देश भी जानता है, हम सारे लोग जानते हैं, और हमें इस बात पे गर्व रहा है कि मोहसिन साहब ने क्रिकेट खेला ही नहीं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। और ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं जो 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 सेंटेंस आप बोल रहे थे वो सेंटेंस के दायरे में आ जाएंगे, लेकिन हम उनको आंखों और पे बैठाते ही नहीं है। कहां कहां उनको किस तरह से जिक्र करते हैं, मैं आज उस पर जिक्र नहीं कर रहा हूं। मोहसिन साहब विल रिस्पॉन्ड। आई विल से द डिबेट इज नाउ ओपन। परमेश जी मैं आपके पास बाद में आऊंगा जी, डिबेट इज ओपन नाउ। मोहसिन साहब आप फिर से सवाल दोहराएंगे? मैंने कहा ना, अब डिबेट ओपन है, अब आप जवाब देना चाहें सिंह साहब की बात का दीजिए, और ये अपने मुद्दे पे आना है तो मुद्दे पे आप आपके ओपन है, सारी चीज आप बोल सकते हैं जब जी। जवाब होंगे तब मोहसिन रजा जैसे राज्य मंत्री कोई जवाब देंगे, जो जिनके किस्मत से शिकहर टूट गया और मंत्री बन गए, वो क्या जवाब देंगे? उनके पास कोई न सवाल है न कोई जवाब है, सिर्फ वो गुमराह करने की बात कर सकते हैं। और जैसे एएनआई का कहीं कैमरामैन दिख गया या कोई चैनल दिख गया तो उलूल जुलूल बयान दे दिया। इससे ज्यादा इन लोगों से हम उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है सिंह साहब, अब आप सुनिए ना, सिंह साहब सुनिए ना जी। मोहसिन साहब, मोहसिन साहब, तो हम कहां उनका मुंह रोके हैं? अरे बोले ना, कौन रोका है उन्हें? गजब है भाई सिंह साहब, गजब है। मोहसिन रजा साहब बोलिए। देखिए ऐसा है, ये वो लोग हैं जो देश को आतंकियों की हाथ में देना चाहते थे, जो लोग आतंक की आग में झोंकना चाहते थे, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई, उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। जिनका राम भक्तों के खून पर जिनकी पार्टी की बुनियाद रखी हो, वो इस तरह की बात कर सकते हैं। जिन्होंने आस्था और इंसानियत का कत्ल किया हो, ये वो लोग हैं, ये उस प्रवृत्ति के लोग हैं, तो इनकी बात को कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। इनकी किसी बात का बुरा नहीं मानते हम, और ये कहते आतंकियों को हम छोड़ देंगे, ये जनहित की बात नहीं करते, निजी स्वार्थों की राजनीति करने वाले लोग हैं। तो समाजवादी पार्टी से हम कोई और उम्मीद नहीं कर सकते। और इनको क्या जवाब दिया जाए? कोई और ढंग का कोई बैठा प्रवक्ता हो, और इन्हीं के प्रवक्ता तो ये कहते हैं कि हम लोगों को गुंडों का सर्टिफिकेट मिला है, तुम गुंडाई करने लगे। ये तो इनका प्रवक्ता कह रहा है, तो इनसे क्या उम्मीद करिएगा? इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। और प्रतीक, आपको मैं बताऊं, अगर वाकई में आप लोग चाहते हैं कि कोई अच्छी डिबेट हो, कोई अच्छे लोग बैठे, तो ऐसा नहीं है। एक कुछ लोग हैं इनके यहाँ भी, ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, इनके साथ बैठ के क्या डिबेट की जाए? और इन्होंने तो उत्तर प्रदेश को जिस तरह से गुंडाराज अराजकता की आग में झोंका था, उसको आदरणीय योगी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आगे ठीक कर दिया है। आज ये उसी का फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। सिंह साहब मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं, मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं सिंह साहब। ये हालात देख रहे हैं, इन्हें अभी 27 तक कुछ नहीं दिख रहा, 2027 तक भी इन्हें कुछ नहीं दिख रहा, 2027 के बाद भी कुछ नहीं मिलने वाला। मोहसिन साहब, मैं मोहसिन साहब आपको रोक रहा हूं, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं। सिंह साहब नो प्लीज लिसन। सिंह साहब आप सुनिए, मेरा तलफ्फुज बहुत साफ है। सिंह साहब मेरा तलफ्फुज दुरुस्त है, मैं गजल नहीं बोलता हूं, गजल ही बोलता हूं। मेरा तलफ्फुज बिल्कुल ठीक है, और तलफ्फुज के मैं जानता हूं कैसे क्या होता है। लेकिन प्लीज आज मैं भाषा विज्ञान पे नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि जनसंख्या विज्ञान पर सिंह साहब की क्या नीति है। मैं भाषा विज्ञान पे किसी दिन बहुत अच्छा बोलूंगा, मेरा सब्जेक्ट है, मेरा कोर सब्जेक्ट वही है। लेकिन आज मैं सिंह साहब ये जानना चाहता हूं कि जिस पर डिबेट बुलाई वो जनसंख्या नीति, उस पर बोलिए ना। शिवम त्यागी नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। शिवम त्यागी विल रिस्पॉन्ड। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आईपीसी मेरी आवाज बहुत बेहतरीन है, नहीं है तो कृपया करके मौका दे दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्रतीक जी, आपने जो अभी एक बहुत अच्छा ज्ञान दिया था कि भाई आदमी के टैलेंट की कद्र होती है, वो कितना कहां तक पढ़ा हुआ है ये नहीं, ये ऑक्सफोर्ड और ये एलन मस्क और जेफ बेजोस के लेवल का ज्ञान है।
आप समाजवादी के प्रवक्ता को दे रहे हैं। इसे पूछिए मतलब इनके लिए अजीत सिंह जी ने कहा था कि 2032 और 40 के बीच भारत की आबादी कहां जाने वाली है? भारत की आबादी अगर आप समाजवादी के प्रवक्ता को तेजी से देंगे घटने तो वाली आबादी इनमें होने उतनी वाली क्षमता है। नहीं है कि ये तो उसको आप ले लें। बयान देने से पहले पढ़िए तो यहाँ पर अब आ जाते हैं। ये अब आ जाते पैसा हैं, बनाने जनसंख्या पे वाली आ जाइए। मशीनें हैं। IPG, ये मंत्री IPG, उत्तर प्रदेश के खजाने को लूटने का काम किए। उत्तर प्रदेश में वो मंत्री हैं और आप सरकार से बाहर, तो ये भी साबित करता है कि आप कहीं नहीं है और वो सत्ता में अपनी काबिलियत। अरे भाई ये विश्लेषक के सामने आरएसएस लिख दीजिए, इस विश्लेषक के सामने बीजेपी का कोई पद लिख दीजिए, तो कम से कम ये तो लगे कि स्टूडियो में बैठकर बीजेपी और संघ के दो नुमाइंदे चर्चा करते हैं। अच्छा, मैं ऑडियो मैं डिबेट को ले जाता हूँ। मैं नहीं, ये डिबेट जहाँ पे नहीं है, मैं रोकता हूँ। मैं दोनों को रोक रहा हूँ। सिंह साहब प्लीज ऑडियो डाउन। सिंह साहब एक मिनट सुनिए मेरी बात। सिंह साहब, अगर मोहसिन साहब चाहते तो आपसे पूछ सकते थे। आप मुझे ये बताइए, पहले लेफ्ट, फिर लेफ्ट के बाद बीजेपी, फिर बीजेपी के बाद समाजवादी। ये तो उन्होंने नहीं कहा, ये उनकी तारीफ की बात है। और अगर आप व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं तो आप तैयार रहिए व्यक्तिगत हमलों के लिए, आपको तैयार रहना चाहिए। इन्होंने नहीं कहा पहले आप लेफ्ट, फिर आप बीजेपी, और बीजेपी के बाद समाजवादी। इन्होंने बिल्कुल व्यक्तिगत हमले नहीं किए, और मैं इनकी तारीफ करता हूं मोहसिन रजा साहब, शुक्रिया, आपने बिल्कुल नहीं बोला। लेकिन आपको सुनने का मादा रखना चाहिए। शुएब जमाई साहब जिस मुद्दे पे आज आए हैं उस मुद्दे को मैं आ रहा हूं भाई साहब। सिंह साहब प्लीज सिंह साहब मैं आ रहा हूं। शुएब जमाई जी, देखिए प्रतीक जी, मैंने अपने पहले पार्ट में कोई वाट अबाउटरी नहीं की। बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि भारत सरकार की नीति ये कहती है कोर्ट में दाखिल करके एफिडेविट कि हम कोई 2 चाइल्ड पॉलिसी कंपलसरी तौर पर नहीं ला सकते, बल्कि ये उनका चॉइस होगा, हम उनको प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी कंपल्सन नहीं कर सकते। ये जो सरकार की जो नीति है, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मोदी जी की इसमें दखल भी होगी, उसमें उसकी हाँ भी होगी। और मेरा ये मानना है कि इस नीति में आरएसएस जो भाजपा की जो जननी है संस्था, आरएसएस की भी इसमें हाँ होगी। तो जब आरएसएस और भारत सरकार ये खुद मानती है कि हम कोई 2 चाइल्ड पॉलिसी या जनसंख्या नियंत्रण कानून ऐसे 2 चाइल्ड पॉलिसी पर कंपलसरी तौर पर नहीं ला सकते, कोर्ट में कहती है, तो फिर आप सवाल ये उठता है कि कोई प्रवक्ता कुछ भी कह दे, कोई मंत्री जी कुछ भी कह दे। पहले तो मोदी जी की जो नीति है, जो भारत सरकार की है, फैमिली हेल्थ वेयर जो मंत्री उसकी, इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। एक बात प्रतीक जी प्लीज, एक बात, मैं बहुत देर के बाद आया हूं। राइट सर, जी बोलिए। दूसरी जो इसमें पॉइंट ये उठता है कि इसमें एक कुंठित मानसिकता अभी नजर आई कि किसी ने तंज किया कि भाई फला। मेरे को एक बात बताइए कि इस देश में 136 करोड़ की आबादी में अल्पसंख्यक आबादी 14% है महज। जाहिर से बात है कि जो 86% आबादी है उनकी जिम्मेदारी भी बड़ी होगी। अगर जहीं रिसोर्सेज की कमी हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जनसंख्या नियंत्रण ना होने की वजह से, उसमें बड़ी जिम्मेदारी बहुसंख्यक आबादी की होगी। छोटी आबादी 14% वालों की कम जिम्मेदारी बनेगी एक आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, एक आंकड़ा है, एडीआर का सर्वे ये कहता है कि भले ही आपका यहां से अभी बिल ला रहे हो, लेकिन ये विचारधारा तो बहुत पहले से चली आ रही है। एडीआर का सर्वे ये कहता है कि 63% भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, मंत्री और एमएलए, विधायक है, 1300, सुन लीजिए माइनॉरिटी इस देश में सिर्फ मुस्लिम नहीं। अरे सर सुन लीजिए सर, बातें करते हैं। नहीं गलत बोल रहे हैं ना, अब कैसे सुन लूं? सुन लीजिए ना सर, आपने मुस्लिमों को माइनॉरिटी बना दिया। अरे सर सुन लीजिए ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला सर। जैन है वो क्या है? शुएब जी, उनको नहीं मानते, बताइए मुझे, बताइए ना। क्रिश्चियन 2.3% है, 1.7% है, 2.7% है, वो क्या नहीं है? टोटल मिला के 23% है। त्यागी जी, हाँ जी शुएब, अरे सुन लीजिए ना, शुएब जी सवाल आपको कोई नहीं टोकेगा। बस शुएब जब बोलेंगे तो शुएब बोलेंगे जी, कोई नहीं टोक रहा। शुएब मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, बस आप उसी में जोड़ लीजिएगा, आप अपनी बात में जोड़ लीजिएगा कि 2 बच्चों की पॉलिसी या जनसंख्या नियंत्रण पर सिर्फ 4 मुल्क हैं पूरी दुनिया में, 4 मुल्क जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश से ज्यादा है।
तो ये जानने का हक है और जानना चाहते हैं कि अगर 2 बच्चों की पॉलिसी हो या जनसंख्या नियंत्रण के तमाम बिंदुओं जिसमें जच्चा बच्चा स्वास्थ्य सारे मुद्दे जुड़ जाते हैं, तो उसमें क्या कोई आपत्ति है आपको शुएब साहब? मैं ये जानना चाहता हूं। ठीक है, मैं जवाब दूंगा आपके सवाल का भी, लेकिन जो मैं बात कह रहा था उसको कंप्लीट कर लूं कि एडीआर का सर्वे ये कहता है कि 63% भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर अभी हैं, जो मंत्री हैं, ये विधायक, उसमें 1332 लोगों का सर्वे, उसमें ये 63% भाजपा के नेता और मंत्री के यहाँ उनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। राइट। और अब सवाल ये उठता है कि ये कानून तो अब आप ला रहे हैं, लेकिन विचारधारा जो है वो आपकी तो 70 सालों से है, 100 सालों से, तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए था उन नेताओं की कि 2 से ज्यादा आपके यहाँ बच्चे ना हो। दूसरी बात ये है कि मुख्यमंत्री जी का आप फैमिली का देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी के सबके 4-4 भाई 5-5 भाई है। अब ये सवाल ये उठता है कि आपने मुझसे पूछा कि मैं मानता हूं कि नहीं। हाँ। साहब, कानून आएगा तो देश के सभी लोगों को मानना पड़ेगा, और ये कानून हिंदू और मुसलमान सबको मानना पड़ेगा। राइट। आपके यहाँ 300 से ज्यादा विधायक है विधानसभा में, आप पिछले 5 सालों से कौन सी जगह पे सोए हुए थे जो अभी आपको पता है कि अभी अगला कोई विधानसभा सत्र होने वाला नहीं है ढंग से जिसमें ये पारित हो जाए? सिर्फ चुनाव से पहले ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है। तो पिछले 5 सालों में आपने राइट, मैंने समझ लिया। जहां तक सवाल थी, सवाल उठता है ना, सवाल थे देश की आजादी के समय में, मैं इसमें कह सकता हूं कि आप उत्तरोत्तर समय के साथ बदलते हैं, नई विचारधारा, आधुनिक सोच के साथ आप आते हैं। त्यागी जी, आधुनिक सोच के साथ आते हैं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जो हाईकोर्ट ने आज बात कही है वो यही बात कही है। आधुनिक सोच क्या कहती है, इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। त्यागी ना, अब मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। प्रतीक जी, सबसे पहले इनको समझने की जरूरत है कि जो नीति आज से 70 साल पहले लागू नहीं की जा सकती थी, 50 साल पहले, वो आज की जानी जरूरी है। मेरे धर्म में सती प्रथा को बहुत ऊपर का स्थान दिया गया। राजा राम मोहन राय और आए और उन्होंने सब कुछ चेंज किया। एक्सेप्टेंस की जरूरत है। सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बना, उससे पहले आवश्यकता नहीं महसूस हुई, लेकिन आज उसको भी चेंज करके और भी बेहतर चीजें करने की कोशिश की जा रही है। 3 तलाक एक कुरीति थी, उसको हटा के हम आगे बढ़े हैं। मेरा ख्याल अब से पहले शायद उसकी उतनी आवश्यकता नहीं लगी, या फिर इसके पीछे एक और लॉजिक ये भी है कि किसी भी सरकार में उतना स्पाइन नहीं था, उतना दम नहीं था, उनको माइनॉरिटी अपीसमेंट करना था, खत्म करिए ना, तो वो ऐसे लॉज नहीं ला सकते थे। आज केंद्र में एक ऐसी सरकार है, राज्य में ऐसी सरकार है जिसकी रीड बिल्कुल सीधी है। उनको पता है केंद्र सरकार नहीं ला रही है, लेकिन सर केंद्र सरकार नहीं ला रही है शिवम जी। केंद्र सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि हम नहीं लाएंगे 2 चाइल्ड पॉलिसी, लिख के कहा है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में लिख के दिया है सरकार ने कि हम 2 चाइल्ड पॉलिसी कंपलसरी तौर पर नहीं लाएंगे। क्या बात करते हैं सर? अरे झूठ क्यों बोलते हैं आप? बिल्कुल झूठ भाई साहब। बीजेपी के प्रवक्ता क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, सरकार क्या कहती है उससे फर्क पड़ता है। सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछिए कि सरकार ने क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे करके। क्या बात करते हैं? इसी सरकार के असम के मुख्यमंत्री हैं, योगी जी भी इसी सरकार के मोहसिन नजर मुख्यमंत्री हैं। सो कृपया करके इस पर ना ज्यादा ज्ञान दें। मोहसिन नजर साहब, जी मोहसिन नजर साहब बहुत देर से चुपचाप बैठे हैं, मैं उनके पास जाना मुखातिब होना चाहता हूं। मोहसिन नजर साहब, मुझे बताइए ये विरोध आखिर क्यों है? रमेश रंजन जी बैठे हैं और पॉलिसी मेरे साथ कई शोज में शरीक रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं मोहसिन नजर साहब, विरोध कौन कर रहे हैं और विरोध करने वाले के पीछे की मंशा क्या है? मैं ये जानना चाहता हूं साफ, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि ये चुनाव का समय है और आप चुनाव के पीछे एक दांव खेल रहे हैं, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि विरोध क्यों कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। मैं 2 मिनट में सारी बात अपनी खत्म करता हूं कि ये विरोध इसलिए है कि तुष्टीकरण की राजनीति इनको पसंद है, इन्हें वर्ग विशेष की राजनीति पसंद है, एक समुदाय विशेष की राजनीति पसंद है। पूरे भारतवासियों की राजनीति और पूरे भारतवासियों का विकास और निर्माण इन्हें कभी नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि इन्होंने यही कांग्रेस के साथ जब समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां मिलकर काम कर रही थी, और सबसे पहले कांग्रेस ने हम 2 और हमारे 2 का नारा दिया। तमाम लोगों को जबरन नसबंदियां करने का काम किसने किया था? प्रताड़ित करने का काम किसने किया था? सड़कों पर लोग कारोबार छोड़कर भाग जाते थे। गांव में हमने वो दौर देखा है, कांग्रेस ने किस तरह से नसबंदी कराते थे। लेकिन हम तो एक नीतिगत बात कर रहे हैं। शुएब जमाई ने जो बात करी, मैं उसका भी जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा हम नीति के ऊपर का बात ये जवाब देकर आए हैं कोर्ट में, लेकिन अगर हम कानून लाने की बात पड़ेगी तो हम कानून लेकर आएंगे, क्योंकि कानून की जरूरत है देश को इस वक्त, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या विस्फोटक हो चुकी है, जिसकी वजह से हम नीतियों को
सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को संपन्न नहीं कर पा रहे हैं, लोगों तक सही ईमानदारी के साथ में हम नीतियां कैसे पहुंचा दें, क्योंकि हमारी आबादी चाहे उत्तर प्रदेश हो, देश का सबसे बड़ा राज्य है, इतने बड़े तो देश भी नहीं होते हैं, और आज आबादी विस्फोटक हो चुकी है। तो यहाँ पर विल चाहिए होती है जनहित के लिए कोई निर्णय लेने की। हम अगर कोई निर्णय लेते हैं तो विरोध इसलिए होता है क्योंकि ये सब लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये खजूर खाने वाले लोग हैं, चादर चढ़ाने वाले लोग हैं, ये रोजा अफ्तार पार्टी में लोगों को बुलाकर बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं। इसलिए एक समुदाय विशेष की बात या तुष्टीकरण की बात करते हैं, ये कभी देश हित की बात नहीं कर सकते, देश के निर्माण और विकास की बात नहीं कर सकते। सोच नहीं ऐसी है। अरे अभी तो मोहसिन साहब भाई। मैं कहता हूं, जी, सवाल पूछिए। अभी ये कब्रिस्तान का भी जिक्र करेंगे, मोहसिन भाई। ठीक है साहब, अभी ठीक ये है साहब। शमशान का भी जिक्र करेंगे, मैं- अभी ये हिंदू मुसलमान का जिक्र करेंगे। अभी देश खतरे में आ जाएगा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना भारत में है, लेकिन देश भी खतरे में आ जाएगा। जब जब बीजेपी सत्ता में आती है, देश संकट में आ जाता है, उत्तर प्रदेश संकट में आ जाता है, चुनाव आ जाता है तो समस्या और गंभीर ठीक है हो सिंह साहब, जाती है। ठीक है, तो ठीक है। मोहसिन रजा साहब ठीक है सर, मैंने लिया जी। शुएब जमाई साहब, मैंने लिया। सिंह साहब, सवाल लिया, आपके पास आ रहा हूं जी। शुएब जमाई साहब। अच्छा, अभी मोहसिन रजा साहब ने कहा, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं, मेरे बड़े भाई हैं। इन्होंने कहा कि भाई यहाँ से मोदी सरकार ये लाएगी यहाँ से कानून। मैं पूछता हूं कि जिस तरीके से आपने ऐन चुनाव से पहले यूपी सरकार इस कानून लाने की बात कर रही है, क्या मोदी सरकार भी 2024 के आने का इंतजार कर रही है तभी उस कानून को लाने की बात करेगी? एक सवाल। दूसरी बात यह है कि ठीक है, मैं मानता हूं कि जब भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती है तो हमारे मुस्लिम धर्मावलंबी उसका विरोध करते हैं, वो उनकी अपनी आस्था है और हम भी हो सकता है विरोध करते हो। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या मोहन भागवत जी संघ प्रमुख ने ये नहीं कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए? आपके साक्षी महाराज ने नहीं कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए? या फिर आपके मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि 20-20 बच्चे पैदा क्यों नहीं किए? अलाउ मी सर, प्लीज अलाउ मी। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आरएसएस ने क्या कहा, बीजेपी ने क्या कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर इस समय केंद्र ने अपनी नीति बनाई और लेके आया कानून, तो क्या आप उसको सहमति देंगे? उस पे आप अपनी तस्दीक देंगे? मैं ये जानना चाहता हूं। मुस्लिम फाउंडेशन की तरफ से शुएब जमाई, प्लीज आंसर। देखिए, सरकार के अगर रुख और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये अगर बात कहते हैं कि भाई ठीक है, एक इंक्लूसिव पॉलिसी है पूरे देश की, इसमें बहुसंख्यक समाज की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, उनको भी कम बच्चे पैदा करना चाहिए था, लेकिन चलिए अब हम कानून ला रहे हैं तो हम अल्पसंख्यक समाज से भी सहयोग की उम्मीद करते हैं, आप भी इस पॉलिसी में साथ होइए और हम देश को संपन्न बनाते हैं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, हम सब मिल करके इसको चलते हैं और कोई किसी पे दोष नहीं मढ़ेगा, तंज नहीं कसेगा। तो ये बात कायदे की है कि चलिए हम इस पे सोचेंगे, हमारे धर्मावलंबी भी सोचेंगे और इसको प्रमोट करेंगे, ये एक लॉजिकल बात है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का रवैया होता है या आरएसएस जिस तरीके से बातें करती है, वो समाज को कहीं ना कहीं देयर इज ग्रोइंग सेंस ऑफ एंगर अमंग द कम्युनिटी रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ बिल्स। आपका सवाल सही है। मैं पूछता हूं मोहसिन रजा साहब, जब आप ये कहते हैं, अब शुएब जमाई साहब बोलते हैं, तो लगता है कि टारगेट आप सिर्फ जो है माइनॉरिटीज को कर रहे हैं, टारगेट आप माइनॉरिटीज में भी मुस्लिम्स को कर रहे हैं, आप सिर्फ मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, और फिर ये सवाल उसी से उठता है। ये बताइए कि शुएब जमाई हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने ये बात आपके नेशनल चैनल पर कही, तो हमने कब इनकार किया? यही बात तो आरएसएस के प्रमुख आदरणीय भागवत जी ने कही है कि हम सबका डीएनए एक है, हम सब भाई भाई हैं, देशवासी हैं, और उन्होंने हमें भाई कहा। तो हमारे वो भाई हैं छोटे, तो हमने कोई अगर पॉलिसी, कोई नीति हम बना रहे हैं तो 130 करोड़ जनता के लिए देश की बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए बना रहे हैं। ये भ्रम आपको नहीं रखना है, आपको देश हित में, जनहित में ये बात को मानना है कि जो भी कानून आएगा वो देश हित में आएगा, जनहित में आएगा, और ये हमारे लिए अच्छा होगा कि हमारे बच्चे टोपी से टाई की तरफ जाएंगे, उनके हाथ में एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप होगा। ये आदरणीय मोदी जी का संकल्प है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी एनसीईआरटी की पढ़ाई लागू कर रहे हैं, मदरसों में पहली बार। हमने कोई तुष्टीकरण की बात नहीं की, हमने मुख्य धारा से जोड़ने की बात की, जनसंख्या नियंत्रण की बात की। तो कानून अगर लाएंगे तो ये कानून सबके लिए होगा, हमारे भाई के लिए भी होगा, अल्पसंख्यक के लिए भी होगा, बहुसंख्यक के लिए भी होगा, ये पूरे देश और पूरे प्रदेशवासियों के लिए होगा। लैपटॉप बांटे
नहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय भाई अध्यक्ष ये- माननीय अखिलेश जी ने 17 लाख लैपटॉप बच्चों के हाथ में दिया था। जात पात मजहब के सिंह साहब, अब आधार बांटने वाली पर राजनीति पे बात करेंगे। देश की जनता सिंह साहब, जो युवा थे, सिंह साहब, जो रेवड़िया भविष्य जो थे, रेवड़िया बांटने वाली उस पर भी एक दिन बात करेंगे, पक्का करेंगे। 100% सिंह साहब, जो रेवड़िया बांटने वाला है इस पर भी बात करेंगे, चाहे ये हो चाहे वो हो, दोनों पे बात करेंगे। रेवड़िया जो बांटी जाती हैं चुनाव में, सिंह साहब चुनाव में जो रेवड़ियां बांटने की राजनीति है उस पर मैंने एक दिन वापी डिबेट की थी, मैं फिर मोहसिन करूंगा। भाई ने लेकिन कहा आज बड़ा कि बहुत सरकार ने अहम ये किया, वो किया। अहम बिंदु है, सर, मैं इस सरकार पर बात ने- करना चाहता हूँ। शिवम सरकार ने परमेश गोलियां परमेश चलवा रंजन दी। साहब, प्रतीक जी क्या रेवड़िया हैं? रेवड़ियां सरकार ने सर गोलियां सिंह साहब, मैं चलवा दी जब आऊंगा हमारे और समाज कितना के प्रदेश लोग बदला। प्रोटेस्ट कर क्या रहे ये थे। मैं आऊंगा आपकी सिंह साहब, भाषा है? प्लीज परमेश मुझे रंजन साहब। मुझे बेहद तकलीफ हो रही है ये सुनकर, बेहद तकलीफ हो रही है कि 17 लाख मैं- लैपटॉप जो मानिए मैं मोहसिन भाई ठीक है साहब, मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं। परमेश रंजन साहब का मैं एक मोहसिन voice भाई। है। परमेश रंजन साहब लगातार इस बात को उठाते रहे, पिछले लगभग 3 साल 4 साल से प्रमुखता के साथ सारी डिबेट्स में आते रहे। मैं ये जानना चाहता हूं, टैक्स पेयर्स एसोसिएशन जो है उसकी तरफ से वॉइस उठाते हैं परमेश रंजन साहब, और ये बार बार जनसंख्या नियंत्रण पे बात करते हैं। ये बात अभी हुई परमेश जी कि टोपी से टाई की तरफ बढ़ा जा रहा है, तो ये इसी पे अटक जाएगा मसला, या वास्तव में सच में देश में प्रगति इससे हो सकती है या होगी? ये एक ऐसा मुद्दा है, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि जितने लोग हैं वो उतने ही ह्यूमन रिसोर्स हैं। रमेश रंजन जी, प्रतीक जी, आपने जो कहा कि चुनाव के समय, और जैसा लोग बोले थे चुनाव के समय आकर के ये मुद्दा उठता है, बात ये है कि 70 साल से जिस तरीके से हम इंतजार करते हैं, वैसे अभी देखिएगा डिबेट में इतना समय इंतजार करके अब मैं बोल पा रहा हूँ। सुरेश जमाई जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने बार बार वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं, और ये पेशेंस की बात है। प्रतीक जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने कई बार इस मुद्दे को उठाया है, और बारिश में भी हम भीग करके, मुझे याद है कब 16 अगस्त 2019 की बात है, वो मैं सुरेश जमाई जी को बताना चाहूंगा, ये बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के क्या विचार है। 15 अगस्त 2019 लाल किले के प्राचीर से सुरेश जमाई साहब, लगता है आपने उन्होंने प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं सुना था। उन्होंने एक बात कही थी, जिम्मेदार अभिभावक की बात कही थी, और उनके 1 घंटे के स्पीच में 4.5 मिनट जो बात है ना, वो जिम्मेदार अभिभावक की बात हुई थी। और आपको पता होना चाहिए, वो जिम्मेदार अभिभावक की जो बात हो रही थी, वो कोई अचानक प्रधानमंत्री जी के सोच में नहीं आ गया था, वो लाल किले की प्राचीर से बात कर रहे थे। तो सबसे पहले इस बात को हम क्लियर कर लें कि अभी ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार जो है इस बारे में उनकी नीति स्पष्ट है, और वो चाहते हैं कि अगर देश का, अगर सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं तो उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। रही बात, ये अचानक नहीं हो गया, आप देखिएगा, मैं आपको एक पिक्चर में दिखा रहा हूँ, आपने देखा भी होगा, ये जिम्मेदार अभिभावक अधिनियम जो है, हमारे अध्यक्ष है मनु गौर जी, और ये लेकर के हम लोग योगी जी से ही मिले थे, हमें लगता है 2017 के आसपास हम मिले थे, 2018 में हम महामहिम राष्ट्रपति जी से ही मिले हैं। अचानक कोई घटना नहीं हो रही है। ये तो वो हो रहा है कि हमें तो इस बात की खुशी है कि देर आए दुरुस्त आए। हमें ये आशा है, जिस तरह से आसाम में बात हो रही है, वैसे योगी जी इस चीज को करेंगे। और रही बात जो आपने बात कही कि टोपी से लेकर के और टाई की बात है, प्रतीक जी आपको पता होगा, मैं IIT दिल्ली से पढ़ा हुआ हूँ। जब मैं IIT दिल्ली में था, आज से करीब 26 साल पहले, उस समय 300 बच्चे जाते थे, और IIT के वो संसाधन थे। आज उसी IIT दिल्ली में हौज-खास में आप जाके देखेंगे, जहां बीटेक में 300 बच्चे आते थे, वहीं पे आज बीटेक में करीब 5000 से 6000 बच्चे आते हैं। क्या हम एक उसी IIT में उसी में बढ़ा देंगे, उससे क्या संसाधन हो जाएगा क्वालिटी का? क्या वही एक प्रोफेसर की जो क्लास 32 लोगों की होती थी, वही क्लास 150 लोगों की होने लगी? मैं जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, बार-बार बात कह रहे थे रमेश जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। रमेश जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं जी। मेरा आपसे 2-3 चीज इसमें सिर्फ कहना है। ऑफ कोर्स आप बोलिए, आप पूछिएगा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके लिहाज से, पूछिए उनके क्या विचार है जी। रमेश जी, मैं जानना चाहता हूं, रमेश जी बोलती है क्या, कांग्रेस बोलती है क्या, कोई और पार्टी बोलती है, और लेफ्ट से अगर आए तो लेफ्ट क्या बोलती है, आप पहले युवाओं से पूछिए। दूसरी बात अगर जो आती है, मैं प्रतीक जी, जिम्मेदारी परमेश की जी बात से एक आती सवाल है, पूछना वो आप देखिए कोरोना का टाइम, कोरोना के टाइम इस बातों का जवाब देना चाहता हूं। जिम्मेदार रहेंगे तो अपनी जान बचा पाएंगे। और प्रतीक जी, अगर आप अभी क्या पता मुझे कीजिएगा, इजाजत है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं कि देश का युवा क्या सोचता है इस मुद्दे पे, बहुत अहम है।
कि बहुत अहम अजमल है। खां रोड जो और ये आपका करोड़ बाग का रमेश जी, इस मार्केट है, बात अगर उसमें को ज्यादा भीड़ हो जाती है तो रमेश सरकार जी, को बंद मैं करना ऑडियो पड़ता रोकना है। चाहता हूँ। अगर रमेश जी, हम आपके पास ऑडियो का मैं रोकना चाहता हूँ। बहुत अहम बात आपने रमेश जी कही, और इस बात को कोरोना के समय में हम लोग सबने बड़ी शिद्दत के साथ, और जब हम लोग सोच रहे थे कि 130 करोड़ और कैलकुलेशन हो रहा था कि कब तक पूरे देश को वैक्सीन मिलेगी, तो किसी ने कह दिया था 5 साल, किसी ने कहा 4 साल, किसी ने कहा 2 साल। बहरहाल दिसंबर तक मिलनी है सबको, लेकिन हमारे पास यही कैलकुलेशन था कि अरे हमारा मुल्क तो सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और ये बात तब हम कैलकुलेट कर रहे थे। रमेश जी, आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर युवा क्या सोचता है इस मुल्क में इस मुद्दे पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। आईपी सिंह साहब, शुएब जमाई, परमेश रंजन और शुभम त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सिंह साहब, एक बहुत क्विक सवाल मैं पूछ लेना चाहता हूं, आंकड़ों की तरफ बढ़ूं मैं जानना चाहता हूं कि आखिर समाजवादी पार्टी का क्या रुख है जहां तक इस बिल का सवाल है, जहां पर लाने का सवाल है, और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। आईपी सिंह साहब। सिंह साहब, आपके पास आवाज आ रही है? आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, शुएब जमाई साहब कहना चाह रहे थे। जी, शुएब जमाई। जी प्रतीक जी, अभी परमेश जी हालांकि वो तो हमारे सुपर सीनियर हुए, क्योंकि मेरी भी पीएचडी आईआईटी दिल्ली से ही है, तो इन्होंने कहा कि युवा क्या सोचता है, ये बहुत मायने रखता है। बहुत अच्छी बात कही। मैं भी अपनी मुस्लिम कम्युनिटी से एक युवा चेहरा हूँ, टीवी डिबेट्स में लोग देखते हैं। मेरा ये मानना है कि देखिए, अभी भारत सरकार में जो एडवाइजरी काउंसिल है, उसके एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि भारत में लिंग अनुपात एक बड़ी समस्या है, पर 1000 लड़कों में से 8876 ही लड़कियां पैदा होती है, और इसकी वजह से खतरा यह है कि अगर 2 चाइल्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे जबरन, तो होगा ये कि जिनकी 2 बच्चियां हो गई लगातार, वो जो पुरुषवादी मानसिकता है हमारे समाज में, कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चियों का एबॉर्शन कराते जाएं, और उससे लिंग अनुपात का जो रेशियो है और क्राइसिस सिचुएशन में चला जाएगा। इस खतरे को भांपते हुए उन्होंने एक राय दी कि भाई इसको इंप्लीमेंटेशन एक कंपलसरी बेसिस पर नहीं, बल्कि एक चॉइस बेसिस पर किया जाए। दूसरा पॉइंट यह है कि ठीक है, हमारे मुस्लिम धर्मावलंबियों ने भी उसका विरोध किया, और संत समाज ने, हिंदू समाज के संत महात्माओं ने भी उनका विरोध किया कि भाई ये तो हिंदुओं की आबादी कम करने की साजिश है, ये जो बिल वगैरह है। लेकिन अगर इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लाना है, एक पॉलिसी बनाना है, तो सभी समाज के इंटेलिजेंसिया, इंटेलेक्चुअल्स, सारे समाज के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको साथ में ला करके एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी होगी, जिससे हमारे भारतवर्ष का, इस देश का भला हो सके, इस लोगों का भला हो सके, बगैर किसी नैरेटिव के, बगैर किसी पॉलिटिकल रेटरिक। राइट शिवम, मैं आ गया। मैं परमेश जी आपके पास आ रहा हूँ एक अहम सवाल के साथ। जी शिवम, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, प्रतीक जी मेरे को थोड़ा सा अनइंटरप्टेड टाइम दीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि ये देश 1947 में जब आजाद हुआ, उसके बाद से इस देश में 37-38 करोड़ आबादी थी। आज हम 137-38 करोड़ हो गए हैं, मतलब 70 साल में अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ बढ़ गए हैं। इतना तो इस देश में कुछ नहीं बढ़ा जितनी आबादी बढ़ी है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी शोएब जमाई साहब ने कहा कि इंटेलेक्चुअल्स की डिबेट होनी चाहिए, ये तमाम तरह की चीजें होनी चाहिए। अरे वही हो रहा है साहब, आप देख नहीं रहे। अब या तो आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल नहीं मानते, या फिर इसको डिबेट नहीं मानते। बहरहाल मैं अपने आप को इंटेलेक्चुअल जरूर मानता हूं। इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आ जाते हैं। यहां सबसे बड़ी बात यह है, सरकार ने बहुत क्लियरली चीजें देखी। अब सुन लीजिए ना प्लीज, अब सुन लीजिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरकार ने बहुत हैंडसम तरीके से इसको लाया है। पहले निशिकांत दुबे जी ने और एक और सांसद ने मोदी जी को पत्र लिखा, उसके बाद उन्होंने लाल किले से कहा, उसके बाद हेमंत बिश्वा शर्मा ने बात की, उसके बाद योगी जी ने बात की। आज जनता के बीच में सवाल है, डिस्कशन। अरे सिर्फ बात ही की है। सुनिए ना प्लीज, सुन लीजिए। आपकी प्रॉब्लम ये डिस्कशन एक तरफा हो रहा है साहब। शोएब भाई, इंटेलेक्चुअल्स बीच में नहीं कूदा करते। जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था ना, तो इंपॉर्टेंट बात ये, आज डिस्कोर्स हो रहा है। अब से पहले क्या हुआ था, इंटेलेक्चुअल्स के बीच में नहीं कूदा करते ना, अनार्किस्ट के बीच में कूदना चाहिए। अब इसमें सीधा क्या हुआ, कांग्रेस के जमाने में क्या होता था कि ठीक है जी, नसबंदी शुरू कर दीजिए, ना किसी से बात करनी है, ना डिबेट होना चाहिए, ना डिस्कोर्स। आज डिबेट भी हो रहा है, डिस्कोर्स भी हो रहा है। अच्छा ये बताइए शुभम जी, आप ये मानते हैं ना और दूसरी बात कि 100 करोड़ जो आबादी बढ़ गए आजादी के बाद में, उसमें बहुसंख्यक समाज का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। तो धर्म
विद इस क्या बात कहते को हैं, तो आप वो बहुत मानते ज्यादा होंगे। महत्वपूर्ण है। मैं आंकड़ा अब मैं आता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही बताइए, शोएब जमाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। मैं आप बात आता हूं। शोएब जी ने क्या उत्तर कहा? प्रदेश में आबादी का गणित 2011 में कुल आबादी 19.98, यानी 2011 में जनगणना हुई, इस वर्ष होनी थी, लेकिन वो इस वजह से नहीं हुई क्योंकि कोरोना के चलते। 19.98 करोड़। 2011 में हिंदुओं की आबादी 15.93 करोड़। 2011 में मुस्लिम आबादी 3.84 करोड़ थी। 2001 में जनगणना के मुताबिक 80.61% हिंदू। 2011 में हिंदू आबादी घटकर 79.73% हुई। 2001 में गणना के मुताबिक 18.50 मुस्लिम आबादी। 11 में मुस्लिम आबादी बढ़कर 19.26 हो गई। 70 में 57 जिलों में मुस्लिम आबादी के मुकाबले हिंदू आबादी घटने का दावा। ये जो बात कही जाती है तो शायद इसी वजह से पॉलिटिकल नरेशंस लोग बनाते हैं। ये बात थी जी। लॉ ऑफ इक्वलिटी में बिलीव करते हैं ना आप? लॉ ऑफ साहब। इक्वलिटी में अगर बिलीव करते हैं तो भाई इतना जो डिफरेंस है, एक तरफ 80-86%, एक तरफ मैं 14% बात या को। 19.1 कर रहे हैं, तो अभी भी तो इक्वालिटी नहीं है ना साहब? नहीं अभी और तो एक लॉ ऑफ important- इक्वलिटी के मुताबिक तो जब अभी बहुत अमूमन क्या पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस जमीन है। साहब। तो इसमें जी शिवम, जी ऑफ कोर्स शिवम, इंक्रीज होना या 0.5 इंक्रीज होना, ये बात मैं मायने आपकी नहीं बात रखता है। शोएब ठीक जमाई है, के शोएब जमाई। इंटेलेक्चुअलिटी के हिसाब से इनका मानना है कि हिंदुओं को पूरी तरीके से रोक दिया जाए और मुस्लिम्स को लेवल लाया जाए या फिर माइनॉरिटीज को उसके बाद आगे बढ़े। कम से कम कोई तो मैंने तो ऐसा बोला नहीं। भाई, कम से कम बात अरे तो हिंदू लॉजिकल कीजिए। हिंदू सर, समाज important में चीज यहाँ पर संत ये है महात्मा कि ये आप मानते हैं हिंदू मुस्लिम कि आप ये लेकर बिल आ रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ साजिश है। हिंदू समाज मुस्लिम समाज आप लेकर आ रहे हैं, सरकार लेकर नहीं आ रही। सरकार कहती अरे है भाई, लेट्स ट्राई एंड मैं नहीं ला रहा हूं। चाइल्ड और 3 चाइल्ड पॉलिसी। क्या आप बोल रहे हैं? अच्छा ठीक भाई, है, किसी ने नहीं कहा, अगर किसी हिंदू ने नहीं समाज कहा, से किसी हिंदू ने नहीं समाज कहा, से किसी ने नहीं कहा। हमारे संत समाज अगर कह रहा है कि सुनिए, ये बिल सुनिए। हिंदुओं के खिलाफ साजिश है, अगर- उनकी आबादी अगर कम इस करना चाह रही है देश के लिए- सरकार, सुनिए, तो क्या आप उनके अब कंसर्न को मेरे एड्रेस देश करेंगे? का- मेरे देश का कानून किसी मुल्ला मौलवी के साथ बैठकर नहीं बनेगा। माफ कीजिए, इस देश का कानून संसद में बनता है, बहुत बड़े बड़े लोग जी बैठते हैं। एक मैं इंपॉर्टेंट कहता हूं, मैं मतलब, रोक रहा हूं इस बीच देश में। लोकतांत्रिक रमेश जी संविधान आपका पर बैठकर फाइनल जो रिमार्क बैठे आपका हुए होगा। लोग हैं। रमेश जी तो आपका ये फाइनल RSS रिमार्क होगा। और मैं रोक रहा हूं किसी के भी नहीं एक बनेगा। इंपॉर्टेंट इशू है जिसको जब डाटा रखते हैं तो ये भी रखना चाहिए, और मैं उसको रख देता हूं। देश में प्रजनन दर 2005 और 6 में हिंदुओं की प्रजनन दर 2.59% थी। 15-16 में हिंदुओं की प्रजनन दर पर 0.46 गिरकर 2.13। मुस्लिम समुदाय की प्रजनन दर में सबसे ज्यादा गिरावट है, जो 0.79 की कमी, फीसदी की कमी। 2005 में और से 2015-16 के बीच ईसाइयों की भी प्रजनन दर में गिरावट है, सिखों के भी। तो अमूमन सब में प्रजनन दरों की गिरावट है। ये डाटा भी रखा जाना चाहिए और इंपॉर्टेंट इशू है ये जी। मैं प्रमेश जी आपका, क्योंकि होता क्या है, इतना संजीदा विषय फंस कहाँ जाता है, जिस डिबेट में फंसता है वो होता है हिंदू मुसलमान, जबकि नहीं होना चाहिए, और फंस वहीं पे जाती है डिबेट। देखिए, थोड़ी सी सीख लेने की बात है। अभी कोरोना से पूरा देश और पूरा विश्व जूझ रहा है। जब ऑक्सीजन की कमी आई थी तो उसने ये नहीं देखा था कि ये उसने देखा ही नहीं। और यही बात है, जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे, हम इसको गोल गोल घुमाते रहेंगे। रही बात संत की, रही बात मौलवी साहब की, हमें इससे निकलना पड़ेगा। मुझे बहुत खुशी है प्रतीक जी कि सरकार इस पे कदम लेने जा रही है और इसका हम सबको बहुत फायदा होगा। और जहां तक त्यागी जी, श्वेत त्यागी जी बोल रहे थे कि निशिकांत दुबे जी के अलावा भी जो है, हम लोगों ने 120 से ऊपर सांसदों से हस्ताक्षर करवा करके हमने इस प्रतिवेदन को भी वहां पे प्राइवेट मेंबर बिल डलवाया था। ये लड़ाई बहुत दिन से चल रही है। खुशी इस बात की है कि आज सरकार जो है उसको देख रही है। लड़ाई मैं हमेशा से, प्रतीक जी आप याद की, प्रतीक जी एक लाइन में बोलूंगा बस, हमेशा से लड़ाई बस एक ही चीज की रही है, शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी और शुद्ध हवा, बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये अधिकार के क्षेत्र में आता है, होना चाहिए। ये गारंटी दी जानी चाहिए कि एक शुद्ध गिलास पानी इतने सालों में तो कम से कम इंश्योर कर सकें। आपने बहुत अच्छी बात कही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है भैया जी। कहीं में अक्सर मैं इसका जिक्र करता रहा हूं, ये बहस बहुत अहम। मैं एक बार फिर से इस पे मुद्दे पे लौटेंगे, लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना। आईपी सिंह साहब बहुत बहुत सॉरी, मैं नहीं आपके पास आ पाया, वक्त की कमी, लेकिन कल फिर होगी मुलाकात।